देखिए बोर्ड दिख रहा है आपको? ठीक है। टाइप्स ऑफ अटैकिंग स्पीसीज, ठीक है, और टाइप्स ऑफ री एजेंट। ठीक है, चाहे आप अटैकिंग स्पीसीज कहो चाहे रीएजेंट कहो। कल आपको बताए थे एक सबस्ट्रेट होता है, एक रीएजेंट होता है, उसके ये रिएक्ट होके या ये दोनों कंबाइन करके हमको कोई प्रोडक्ट देता है। ठीक है, तो देर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ अटैकिंग स्पीसीज, जिसमें से एक मैंने आपको बता दिया है, 2 अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है, फर्स्ट है मेरे पास फ्री रेडिकल। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ठीक, सेकंड आता है न्यूक्लियोफाइल। इस न्यूक्लियोफाइल को हम डिनोट करते हैं NU से। ठीक है, और तीसरा है हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, इसे डिनोट किया जाता है ई, इसे डिनोट करते हैं E+ से, तो ब्रैकेट के अंदर प्लस आएगा। ठीक है, एक सेकंड, इस तरीके से। ठीक है, तो फ्री रेडिकल आपको बता दिए हैं, आज हम देखेंगे न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। तो सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जो है ये 2 शब्द से बना है। पहला तो न्यूक्लियो और दूसरा जो है आपका वो है फाइल। ठीक है, अभी न्यूक्लियो जो वर्ड है, ये वर्ड बना है न्यूक्लियस के लिए, और फाइल जो वर्ड है इसको कहते हैं लविंग। फाइल एक्चुअली में इंग्लिश वर्ड नहीं है। ठीक है, फाइल यूरोपियन या रोमन वर्ड है, जिसका मतलब होता है लविंग, प्यार करने वाला, या जैसे फैमिली में एक दूसरे को लोग प्यार करते हैं, तो उस चीज से ये वर्ड बना है। तो हर वो चीज जो न्यूक्लियस से जो प्यार करेगा उसे हम न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। ठीक है, तो का न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो होता है प्लस। ठीक, तो इससे अगर प्यार करने वाला कोई होगा, ठीक है, तो जाहिर सी बात है वो उसको अट्रैक्ट होना चाहिए। ठीक, जैसे किसी को आइसक्रीम पसंद है, किसी को चाट पसंद है, किसी को कुछ और खाना पसंद है, तो देखो आपको वो चीज अगर आपको दिख जाए तो आपको खाने का मन एक ना एक बार तो जरूर करेगा, या आपके सामने अगर कोई खा रहा होगा तो आपको जरूर करेगा। तो उस कंडीशन में क्या है कि आप उधर अट्रैक्ट होते हैं। तो अगर न्यूक्लियस से कुछ अट्रैक्ट हो रहा है, न्यूक्लियस का पॉजिटिव साइन है,
तो जाहिर सी बात है जो अट्रैक्ट हो रहा होगा उसका नेगेटिव साइड होना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है। ये तो हो गया न्यूक्लियोफाइल का यहाँ पे मतलब। अब देखिए न्यूक्लियोफाइल्स जो है ये अटैकिंग स्पीसीज कहलाते हैं और ये रिएक्शन के टाइम पे ही जनरेट होता है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, these are generated during the reactions, during the reaction। ठीक है। अब देखो न्यूक्लियोफाइल का तो ये बेसिक समझ लीजिए, आपका न्यूक्लियोफाइल का समझिए बेसिक डेफिनेशन। लेकिन बात ये उठता है कि भैया इसको पहचाने कैसे। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल्स बेसिकली दो तरीके का होता है, लेकिन हम पढ़ेंगे तीन तरीके का। उसमें से भी जो थर्ड हम पढ़ेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता। अब जैसे न्यूक्लियोफाइल सबसे पहला होता है आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का बेसिक डेफिनेशन है these are those nucleophiles which have a negative charge in them। ठीक है, जिसमें नेगेटिव चार्ज होगा वो हमारा न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। अब देखो इसमें एक डेफिनेशन हम और ऐड कर सकते हैं क्या, तो these are also known as लिविस बेस। आप सबको लिविस बेस पता है क्या होता है? लिविस बेस पता है आप लोग को? लिविस एसिड 10th में नहीं पढ़े हैं क्या? चलो एसिड और बेस क्या होता है ये बता है ना, 10th में तो इतना पढ़े होंगे। एसिड और बेस किसको कहते हैं? हाँ, तो एसिड और बेस का डेफिनेशन दीजिए जो आपने 10th में पढ़ा है। पहले एसिड का लिखो सब कोई। ठीक है, रूपम और किसी का? रूपम बेस का लिखिए। और किसी का डेफिनेशन? बाकी लोग? रूपम दोनों ठीक है, बाकी लोगों का आंसर?
ठीक है मुनमुन, बेस के लिए अच्छा प्रियांशु, जो डेफिनेशन आप लिख रहे हैं, आप सभी एसिड्स को चक चक के देखेंगे क्या कौन सा एसिड है कि नहीं? अगर वो सार टेस्ट का होगा तब आप बताओगे एसिड है। प्रियांशु, देखिए सबको देखिए, मैं दूसरे बोर्ड पे चलता हूँ, उसको एक बार पहले एक्सप्लेन करते हैं। खुशबू ठीक है आपका भी आंसर, और प्रियांशु आंसर आपका भी ठीक है, लेकिन हम हर जगह ये टेक्निक यूज नहीं कर सकते। मतलब हम एसिड को चखेंगे तो नहीं, और ना ही हम हर समय लिटमस पेपर को लेकर रखेंगे। ठीक है, तो एक डेफिनेशन आपने ये भी पढ़ा होगा 10th में कि हर वो चीज जो H प्लस आयंस को लिबरेट करे वो एसिड कहलाता है। ठीक है, H प्लस आयन इफ liberated is called acid। ठीक है, ये भी आप पढ़े हो मेरे ख्याल से। और अगर if OH ion is liberated is called base। ठीक है, तो ये दो चीज भी आपने पढ़ा है। अब देखो ये जो थ्योरी आपने पढ़ा है, जो डेफिनेशन अभी आप लोगों ने बताया या जो मैंने लिखा, इसको कहते हैं अर्हेनियस कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये इसको अर्हेनियस नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, अर्हेनियस कॉन्सेप्ट फॉर एसिड एंड बेस। ठीक है, देन बहुत बहुत ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो एसिड है लेकिन उसमें से H प्लस आयन नहीं निकलता। बहुत ऐसे मॉलिक्यूल्स है जो बेस है लेकिन उसमें OH माइनस आयन नहीं निकलता। ठीक है, तो इस रूल की कुछ ना कुछ लिमिटेशन है। अर्हेनियस का जो कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ उसी पे लागू होगा जिस पे हाइड्रोजन आयन हो या जिस पे हाइड्रोक्सिल आयन हो। ठीक है, तो इसके बाद एक और थ्योरी आई थी जिसको हम कहते हैं ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट। ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट फॉर एसिड एंड बेस। ठीक है, अब देखो ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको 11th में पढ़ना है। इक्विलिब्रियम चैप्टर है आपका एक, उस चैप्टर में पढ़ना, उसमें एसिड बेस और इक्विलिब्रियम ये सब हमको पढ़ना है। ठीक है, उसमें आपको ये सभी थ्योरी मिल जाएगा। अब देखिए, जो ब्रॉन्स्टेड का जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ हद तक आपका अर्हेनियस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता है। अब ये जो है मेरा यहाँ पे ये जो H प्लस है, ये H प्लस को हम क्या कह सकते हैं? इसको हम प्रोटॉन बोल सकते हैं ना। ठीक, इसको हम प्रोटॉन बोल सकते हैं, क्यों बोल सकते हैं? तो इसमें इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है इसीलिए। तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी का जो कॉन्सेप्ट है, इसने एसिड के लिए क्या दिया था? इसने एसिड के लिए कहा इफ प्रोटॉन इज रिलीज्ड इज कॉल्ड एन एसिड। ठीक है, उसके बाद इसने बेस के लिए क्या कहा? इफ a proton is accepted is called base। ठीक है, तो ये उसका एसिड और बेस का डेफिनेशन था। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई H प्लस आयन देगा तो वो एसिड कहलाएगा, अगर कोई H प्लस आयन लेगा तो वो एसिड कहलाएगा। तो एसिड और बेस का यहाँ दो डेफिनेशन तैयार हो गया। एक हमको ये कहता है कि H प्लस आयन अगर दे रहा है
निकल रहा है अगर किसी मॉलिक्यूल से, तो वो हमारा एसिड कहलाएगा अरहेनियस के हिसाब से। अगर कोई प्रोटॉन दे रहा है तो वो एसिड कहलाएगा। ठीक, तो एसिड के बारे में दोनों डेफिनेशन मेरा सेम है, अरहेनियस का भी और ब्रॉन्स्टेड का भी। लेकिन बेस के बारे में अरहेनियस ने क्या कहा कि अगर OH माइनस निकलता है तो वो बेस होगा, और ब्रॉन्स्टेड ने क्या कहा, अगर कोई प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो वो बेस होगा। मतलब कोई H प्लस आयन को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि OH है मेरे पास, ठीक है, मान लीजिए मेरे पास OH है और इसमें मैं H प्लस ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये क्या देगा मुझे, H2। तो हम कह सकते हैं कि प्रोटॉन को ये ऐड कर रहा है। या फिर दूसरा एग्जांपल भी आप देख सकते हैं, देखो मान लीजिए HSO4 माइनस है आपके पास, ठीक है, अगर हम इसमें H प्लस ऐड कर रहे हैं तो ये मेरा प्रोटॉन है, ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, प्रोटॉन इसमें ऐड कर रहे हैं, तब जाके हमको क्या मिल रहा है, H2SO4, ठीक है। तो इस तरीके से ब्रॉन्स्टेड लॉ का डेफिनेशन तैयार हुआ। लेकिन बहुत ऐसे मॉलिक्यूल है जिसमें ना ही H प्लस है ना ही OH माइनस है, तो ब्रॉन्स्टेड ने क्या कहा, प्रोटॉन दे दिया। लेकिन बहुत ऐसे मॉलिक्यूल हैं जहाँ पे हमको ये प्रोटॉन भी समझ में नहीं आता, क्योंकि हम प्रोटॉन जनरली H प्लस को मान के चलते हैं। तो हम गलती क्या करते हैं, तो हर जगह H प्लस और OH को ही हम खींचना चालू कर देते हैं कि अगर ये हमको दिखता है तो एसिड है, नहीं दिखता है तो कुछ भी नहीं है। लेकिन इसके बाद तीसरा कॉन्सेप्ट आया जो इन दोनों कॉन्सेप्ट के ऊपर है और अभी तक उसी को यूज किया जा रहा है, जिसे कहा जाता है लिविस कॉन्सेप्ट फॉर एसिड एंड बेस, ठीक है। अब देखो सिंपल सा यहाँ पे लॉजिक को देखिए। सबसे पहला लॉजिक, दोनों ने एसिड को क्या डिफाइन किया, H प्लस। अरहेनियस ने भी H प्लस कहा और ब्रॉन्स्टेड ने भी प्रोटॉन कहा। प्रोटॉन हम किसको कहते हैं, तो H प्लस को। तो सिंपल में हम समझ सकते हैं कि एसिड वो है जिसके पास H प्लस है या H प्लस वो दे सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जिसके पास जो H प्लस है उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है। तो लेविस ने जो कॉन्सेप्ट दिया है, दिस इज बेस्ड ऑन द दिस इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अभी इलेक्ट्रॉन्स में कैसे बेस्ड है, तो सबसे पहला चीज एसिड के लिए इसने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम और मॉलिक्यूल, ठीक है। तो एसिड कौन सा हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम और मॉलिक्यूल। हर वो चीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी होगा वो मेरा एसिड कहलाएगा। तो यहाँ पे देखो आप H प्लस के पास इलेक्ट्रॉन का कमी है तो ये मेरा एसिड हो गया। यहाँ पे HSO4 माइनस और फिर से यहाँ H प्लस हमने लिया तो ये इलेक्ट्रॉन का कमी है इसके पास, आपके पास ये एसिड कहलाएगा। बेस के लिए इन्होंने क्या कहा, बेस के लिए इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन रिच एटम और मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों डेफिनेशन को बदला गया और लेविस का जो कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट आज भी कारगर है और अभी तक यही यूज किया जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि देखो जो भी चीज हम स्टडी करते हैं हर किसी की प्रॉपर्टीज, जिसकी भी प्रॉपर्टीज हम बताते हैं सभी प्रॉपर्टीज को मतलब इलेक्ट्रॉन को देख के बताया जाता है। आप चाहे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखिए, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी देखिए, आप कलर देखिए, ठीक है, या अगर कोई एटम किसी एटम से जुड़ रहा है तो भी उसमें इलेक्ट्रॉन का ही जिक्र होता है। किसी ने अगर रिलीज किया तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, कोई अगर एक्सेप्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। ऐसा तो नहीं है कि हम प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं, कभी नहीं करते, ठीक।
हम करते क्या है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन को ही एक्सेप्ट करते हैं। तो ये जो तीसरा कॉन्सेप्ट है ये हमारा सबसे सही और तगड़ा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो हर वो चीज जिसके पास ऑक्टेट पूरा नहीं है उसे हम कहेंगे एसिड, और हर वो चीज जिसके पास ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है उसे हम कहेंगे बेस। ऑक्टेट मेरे ख्याल से आप सबको पता होगा, ठीक है, ऑक्टेट आपने पढ़ा होगा 10th में, क्योंकि ऑक्टेट का मतलब है कि हर एलिमेंट अपने पास 8 इलेक्ट्रॉन रखने का प्रयास करता है ताकि वो स्टेबल रह सके। ठीक है, तो ये 3 डेफिनेशन है एसिड बेस का, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, देन ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट और लेविस कॉन्सेप्ट। अरे यहाँ पे एक चीज मिस्टेक है, देखो देखो जहाँ पे मैंने आर्हेनियस लिखा है ना, यहाँ पे मैंने वी लिख दिया है बाय मिस्टेक। ठीक है, ये वी बीच में नहीं रहेगा। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट फॉर एसिड एंड बेस। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? एसिड बेस में कोई झमेला अब नहीं होगा। आपको पढ़ना तीनों है, लेकिन आपको रेगुलरली इसे फॉलो करना है, तीसरे वाले को, लेविस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, रेगुलरली आप इसी को फॉलो करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम वापस अपने इस पे चले आते हैं, पहले वाले बोर्ड पे। चलो ठीक है, 10th में नहीं था, अभी सीख लिया ना, कोई बात नहीं। ठीक है, ये आपको इसके ऊपर एक पूरा चैप्टर है, इक्विलिब्रियम चैप्टर है आपका 11th में, उसमें आपको ये बहुत डिटेल्स में पढ़ना है। ठीक चलिए अब हम चले आते हैं अपने पुराने वाले बोर्ड के ऊपर। तो सबसे पहला चीज, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो दीज आर दोज न्यूक्लियोफाइल्स व्हिच हैव अ नेगेटिव चार्ज इन देम, दीज आर आल्सो नोन एज लेविस बेस। ठीक है, या यू कह सकते हैं हम इसे, दीज आर इलेक्ट्रॉन रिच एटम और मॉलिक्यूल। ठीक है, हम इसे ये भी कह सकते हैं। अब एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा, तो देखिए एग्जाम्पल्स, जैसे OH माइनस, ठीक है, Cl माइनस, ठीक है, या यू कहे तो X माइनस, X में मेरा सब कुछ चलाएगा। ठीक, उसके बाद NO2 माइनस, उसके बाद Cn माइनस, फिर Nc माइनस, फिर OR माइनस, और इस तरीके से काफी सारे होंगे, तो मैं उसके लिए ETC लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया मेरा सबसे पहला स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। अब हम बात करते हैं वीक न्यूक्लियोफाइल्स की। वीक न्यूक्लियोफाइल्स, ठीक है, तो इसका डेफिनेशन होगा, दीज आर दोज न्यूक्लियोफाइल्स which have lone pairs of electrons, which have lone pair of electrons। ठीक है, मतलब हर वो मॉलिक्यूल या एटम जिसके पास लोन पेयर है उसे हम वीक न्यूक्लियोफाइल्स कहेंगे। तो सिंपल भाषा में आप देखो यहाँ पे वीक और स्ट्रॉन्ग क्या दर्शाता है, तो ये यही दर्शाता है कि इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है। दीज आर इलेक्ट्रॉन रिच एटम और मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल आप देख लो, तो O3 कह सकते हैं, O2 भी कह सकते हैं, उसके बाद NO2 भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ROH कह सकते हैं, और इस तरीके से काफी सारा हो सकता है, इसीलिए मैं एटसेट्रा याद कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ओजोन के पास भी आपका लोन पेयर है, O2 के पास भी लोन पेयर है, यहाँ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के पास लोन पेयर है NO2 में। उसके बाद ROH में आपके पास जो ऑक्सीजन है यहाँ पे उसमें भी लोन पेयर है।
ठीक है, तो ये दो तरीके का न्यूक्लियोफाइल्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और वीक न्यूक्लियोफाइल्स। NO2 दोनों में नहीं लिखे हैं, एक में NO2 माइनस लिखे हैं और एक में NO2 लिखे हैं सिर्फ, ठीक है। इसके अलावा तीसरा आता है डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड आर ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियोफाइल्स, ठीक है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अगर किसी मॉलिक्यूल में है तो उसे भी हम न्यूक्लियोफाइल्स कहेंगे, जैसे इस तरीके का, ठीक है। अब देखो एक कॉन्सेप्ट क्या है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, ये होता तो न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन इसको न्यूक्लियोफाइल भी अटैक कर सकता है। तो इसमें मैं एक नोट लिख देता हूं, नोट करके, फॉर डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड it is also attacked by strong and weak nucleophiles, ठीक है। डबल और ट्रिपल बॉन्ड जो है ये खुद एक न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन इसको न्यूक्लियोफाइल्स भी अटैक करते हैं, जैसे ये स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियोफाइल से ये भी इनको अटैक करते हैं, और अटैक करने के बाद क्या करेगा, ये इस डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। तो ब्रेक कैसे होगा, डबल, तो मैं पॉइंट यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 डाल दे रहा हूँ, 2 पॉइंट नंबर 2 डाल दिया है। यहाँ जो नोट है ये मेरा पॉइंट नंबर 1 है, ठीक है। तो यहाँ लिखा डबल बॉन्ड is converted to single bond and triple bond is converted to double bond, ठीक है। जब भी कोई वीक न्यूक्लियोफाइल या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल डबल या ट्रिपल बॉन्ड को अटैक करेगा तो डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में और ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड में, ठीक है। तो इस जगह पे मेरा नोट का 2 पॉइंट हो गया, ये हो गया मेरा पॉइंट नंबर 1 और इधर वाला हो गया मेरा पॉइंट नंबर 2, ठीक है। तो ये मेरा वीक और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स का बात हो गया। अब देखिए बहुत सारे हो सकते हैं न्यूक्लियोफाइल्स, मैंने यहाँ पे लिस्ट में बहुत कम दिया है, ठीक है। तो आप बस ध्यान क्या रखिए, अगर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए तो उसके पास नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, अगर वीक होना चाहिए तो उसके पास लोन पेयर होना चाहिए, ठीक है। मतलब न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा और उसमें लोन पेयर्स होगा। फिर डबल और ट्रिपल बॉन्ड हम न्यूक्लियोफाइल्स कहते हैं, लेकिन जल्दी इसे कंसीडर नहीं किया जाता। कंसीडर इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि कभी भी हम जो रीएजेंट लेते हैं, मतलब अटैकिंग स्पीसीज लेते हैं, तो अटैकिंग स्पीसीज जनरली स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियोफाइल्स को ही लिया जाता है। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वालों को सबस्ट्रेट के अंदर भी रखा जाता है इस वजह से, ठीक है। तो ये दो मेरा न्यूक्लियोफाइल्स का हो गया। देन हम चलते हैं अपने इलेक्ट्रोफाइल के अंदर। नेक्स्ट है मेरे पास 3rd नंबर इलेक्ट्रोफाइल, ठीक। अब यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, इसका भी नाम 2 चीजों से बना है। सबसे पहला चीज तो इलेक्ट्रो और दूसरा चीज है फाइल, ठीक है। तो इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रॉन और फाइल का मतलब है लविंग। तो हर वो चीज जो इलेक्ट्रॉन से प्यार करेगा उसे हम इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा, दीज आर those atoms or molecules having electron deficient, ठीक है। या फिर इसमें ये हो सकता है कि इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, ठीक है। जिनके पास इलेक्ट्रॉन का कमी होगा उसे
प्रोटॉन कहेंगे उसे हम पॉजिटिव चार्ज में रखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन लविंग है, जाहिर सी बात है, अगर इलेक्ट्रॉन लविंग है तो उसमें खुद एक पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल को डिनोट किया जाता है E+ से। ठीक है, E+ से डिनोट किया था और दिखाया जाता है कि ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अब देखिए दो तरीके का इलेक्ट्रोफाइल भी होता है, तो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। एक मेरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। ठीक, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल के लिए क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा these have a positive charge, these have a positive charge, example H+, then Cl+, ठीक है, या डायरेक्टली हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं X+, ठीक है, उसके बाद NO2+, NO+, R+, ये सब भी, ठीक है, NO2+, R+, etc. क्या लिखे हैं, अरे हाँ, थोड़ा ये टाइपिंग के वजह से थोड़ा सा गड़बड़ होता है। ठीक है, ये टी बीच में नहीं होगा। मैं फिर से लिख रहा हूँ। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। देन इसके बाद आता है वीक इलेक्ट्रोफाइल और नॉर्मल इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, चाहे वीक कह लीजिए, चाहे तो आप नॉर्मल कह लीजिए। नॉर्मल का मतलब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। तो इसमें मैं लिखता हूँ these do not have a positive charge but do have deficiency for electrons। ठीक है, इनके पास कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं होता, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल BF3, यहाँ पे बोरोन के पास इलेक्ट्रॉन का कमी है। ठीक है, इस वजह से ये उसमें आता है। देन SO3, AlCl3, ठीक है, ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रोफाइल हो गया और न्यूक्लियोफाइल हो गया। फ्री रेडिकल मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है सबको? अटैकिंग स्पीशीज, बाकी लोगों को? देखो, अब हम आगे पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे बेसिकली इफेक्ट्स वगैरह। ठीक है, इफेक्ट्स कहने का मतलब है, मैंने आपको रेजोनेंस पढ़ाया था केमिकल बॉन्डिंग में, तो हम रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ेंगे। ठीक, उसके अलावा इंडक्टिव इफेक्ट वगैरह भी पढ़ेंगे। ठीक है, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट वगैरह पढ़ेंगे। तो ये सब इफेक्ट जो है बेसिकली किसी मॉलिक्यूल को स्टेबल करने के लिए पढ़ा जाता है। मतलब कोई मॉलिक्यूल अगर स्टेबल है तो क्यों है, उस चीज के लिए ये पढ़ा जाता है। तो इससे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, मतलब किसी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन जो है वो किस